हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन MES स्टडी चैनल। अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोस पढ़ें तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे। और जो नए व्यूअर हैं तो वो इसकी प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एग्रीकल्चर के और जो कई पार्ट पढ़े हैं पहले उसे देख लें, तब इसे देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये है आज की क्लास भारतीय मृदा। ठीक है, भारत में वैसे तो जो डिवाइड किया गया वो 8 टाइप की मृदा है, लेकिन मेन जो है वो 4 टाइप की है। ठीक है, तो जो 4 टाइप है उसमें आपका एक जलोढ़ मृदा है जो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, फिर काली मृदा है, लाल मृदा है, लेटेराइट मृदा है। ठीक है, अब इसका वितरण क्षेत्र क्या है? जो नदियों के किनारे होती हैं ज़्यादातर जलोढ़, इसे भी खादर और बांगर में ये बताया गया पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो है ये जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पाया जाता है। ठीक है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र मीन्स ज़्यादातर जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है वो दोआब क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं? धान होता है, गेहूँ होता है, आलू होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, आगे है इसमें जो ये मृदा होती है इसमें किनका अभाव होता है? ये होता है नाइट्रोजन का, ठीक है, फास्फोरस का और जीवाश्म पदार्थ का। ठीक है, ह्यूमस जिसे कहते हैं। ठीक है, इनका अभाव होता है और पोटास और चूने की अधिकता होती है। ठीक है, और एरिया में देखेंगे तो आप देखिए ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा है, दूसरे पे लाल मृदा है। ठीक है, और तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। काली मृदा आती है, इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में भी कुछ जगह पे ये पाई जाती है। ठीक है, जो प्रमुख फसलें इसमें उगाई जाती हैं वो क्या क्या है? कपास है, सोयाबीन। ठीक है, इसलिए इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ कुल कपास ज़्यादा होता है इन क्षेत्रों में। ठीक है, और इनमें जो है चूना, लोहा, पोटेशियम, इन सब की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ जो होते हैं उनकी कमी पाई जाती है और इसलिए इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कितने क्षेत्र में? लगभग 5,40,000 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 5,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और परसेंटेज में बात करेंगे तो ये लगभग 15.20% है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है केवल इसके एरिया पे कि कौन सी मिट्टी कितने % एरिया पे फैली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल मृदा आता है। लाल मृदा, ठीक है, आपको पता है लाल मृदा और लेटेराइट मृदा। लाल मृदा ये तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें तंबाकू के मोटे अनाज ये उगाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। लोहे की प्रचुरता होती है और ये 2nd नंबर पे लार्जेस्ट है। ठीक है, लेटेराइट मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा यहाँ कुल पाई जाती है। इसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, काजू, ये पार्ट फर्स्ट में आपको बताया गया है। ठीक है, कि कौन सी फसल कौन से प्रदेश में होती है। और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी होती है। लोहे एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है और ये इतना जो है 3.7% है। ठीक है, ये टोटल एरिया का। आगे चलते हैं। मृदा से संबंधित ध्यान देने योग्य जो बातें हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। जो पेडोजेनेसिस है वो मृदा के अध्ययन से है। ठीक है, क्रॉप लॉगिंग, ठीक है, जैसे आप फेसबुक लॉगिन करते हैं वैसे क्रॉप लॉगिंग में ये फसल उत्पादन हेतु पौधों की जो पोषक आवश्यकता है वो जानने का परीक्षण होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो काली मृदा का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के विघटन एवं वियोजन से, उसका पता चलता है। ठीक है, और बांगर और खादर ये बताया जा चुका है, जलोढ़ मृदा के ही भाग हैं। बांगर जहाँ पे हर वर्ष जो है नदी का पानी नहीं पहुँचता है वो बांगर होता है। खादर में हर वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष जो है नदी का पानी पहुँचता है, यानी यहाँ की मिट्टी नई होती रहती है तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है।
हाँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। आगे देखते हैं लेटेराइट मृदा का निर्माण। लेटेराइट मृदा का निर्माण जो होता है वो होता है आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन से, ठीक है। लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों के विघटन से होता है लाल मृदा का निर्माण। और उत्तर प्रदेश में मृदाओं के क्षेत्रफल सबसे अधिक है कितना, 1.2 मिलियन हेक्टेयर, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्र मैदानी है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं केंद्रीय मृदा बोर्ड संरक्षण, ठीक है। संरक्षण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, 1 मिनट, हाँ आगे चलते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 53 में, ठीक है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 2.47 एकड़, और बीघे में बात करेंगे तो 3.95 बीघा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, ये बताया जा चुका है, ठीक है। क्लोरोफिल की संरचना में ये मैग्नीशियम पाया जाता है, ये कही आता है, जैसे इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम Mg होता है, मैग्नीज Mn होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दलहनी फसल के उत्पाद के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, कोबाल्ट यानी CO, ठीक है। फास्फोरस आवश्यक है पादप के रोग एवं कीटाणुओं के प्रति अवरोधक क्षमता वृद्धि में ये आवश्यक है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसलें कौन सी है, राजमा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ज़्यादातर जो दलहनी फसलें होती हैं वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, स्थिरीकरण करती हैं, लेकिन ऐसा ना करने वाली जो फसल है राजमा है, इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए मृदा का जो ये अवयव है, एलिमेंट है, इसमें 5% होता है ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स कार्बनिक पदार्थ, जैसे पत्ती है, जीव है, वो मर के जो मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो 5% उसका रोल होता है। खनिज पदार्थ का 45% रोल होता है। और मृदा जल और मृदा वायु ये 25% होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब है मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, 10:1 का, ठीक है, या 12:1 का, ठीक है। झूम खेती के विविध नाम जो हैं वो है बीरा, दहिया, पेड़ा, डीपी, ये सब मध्य प्रदेश में हैं। और आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, केरल में जो है पूनम कहते हैं, ठीक है। ये सब शिफ्टिंग फार्मिंग है, जिसे इंडिया में झूम खेती कहते हैं। ऐसे अलग अलग देशों में है, और यहाँ भी कई स्थानों पे, जैसे पश्चिम घाट में, केरल के आसपास कुमारी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में खिल कहते हैं। तो इसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्या कहते हैं। मोटे तौर पे आप इतना याद रखिए। अगर आप कुछ और याद रखना चाहते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि जो पश्चिम घाट है केरल में, तो ये मैंने बता दिया, कुमारी कहते हैं। एक बन्ना होता है, ये राजस्थान में होता है। हिमालय में आपको बता दिया मैंने, खिल होता है, ठीक है। मोटे तौर पे आप ये याद रखिएगा। और कभी कभी एक आ जाता है कि अंडमान निकोबार में तो दिया कहते हैं, अंडमान निकोबार में इसे दिया कहते हैं। आगे चलते हैं। कृषि में प्रयुक्त होने वाली जो हरी खाद, ठीक है, ये सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, ठीक है, लोबिया आदि ये होता है। ये आप लोगों को जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। ये खेत में लगा दिया जाता है और बाद में इसे उसी में छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। तो ये समझिए हरित खाद की तरह यूज की जाती है, ठीक है। जैव गैस में 50 से 60% मीथेन होती है, 30 से 40% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 6 से 10% हाइड्रोजन होता है। आगे चलते हैं। मीथेन के स्रोत उत्पन्न, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, पिछली बार भी पीछे में आया था कि दलहनी जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ से जो है मीथेन जो CH4 होती है उसका उत्सर्जन होता है। जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं उनके मुंह से भी निकलता है, और जो धान के खेत होते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, जो कि ग्लोबल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ाती है, ठीक है। अगला है जो जैव उर्वरक है, ठीक है। इसमें नीलहरी शैवाल आता है, ये धान की फसल के लिए बहुत उपयोगी है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एजोला है, एजोला आपको पता है, एजोला एनाबिना मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में। ये क्या है, फर्न है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि एजोला है क्या, तो ये एक फर्न है, ठीक है। और ये थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ भी यूज किया जाता है।
और इंडिया में भी इसका यूज होता है। ठीक है। एजिटोबैक्टर, इसका प्रयोग खाद्यान्न, तिलहन, सब्जियों, फसल और ये बागवानी में किया जाता है एजिटोबैक्टर। और इसके बाद है राइजोबियम, ये दलहनी फसल के लिए उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। ये है विभिन्न फसल और उनमें जो स्वाद है, रंग है, इसका क्या रीजन है। टमाटर का ये याद होगा आपको, लाइकोपिन, कई बार पूछा जा चुका है। आंवले का कसैलापन जो होता है टैनिन होता है। बादाम का कड़वाहट क्या होता है, अमाइलेडिन। पपीते का ये कैरिकोजेंथिन, ये कई बार पूछा गया है, लोग इसमें कैरोटीन लगा देते हैं, तो कैरोटीन नहीं होता है, कैरिकोजेंथिन होता है। ठीक है। मिर्च का जो कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसिन होता है। और करेले में जो होता है ये क्या होता है, मेमोडोकोसाइट। प्याज का जो होता है एंथोसाइनिन होता है। और हल्दी का क्या होता है, कुरकुमिन। ठीक है, आपको ये पता है ना। चलिए आगे चलते हैं। गाजर में जो है ये, गाजर में जो नारंगी रंग होता है ये कैरोटीन के कारण पाया जाता है। और बेल में जो ये कड़वाहट होती है मार्मोलोथसिन। ठीक है, गाजर वाला इंपॉर्टेंट है। पीपल में जो कड़वाहट होती है ये किसके कारण होती है, ओलिमोरेसिन। ठीक है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, ये भी आप याद कर सकते हैं। शलजम में जो चरपराहट होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। पीपर की गंध ये ऑलियोरेजिन, एक ऑलियोरेजिन था, एक है ये आलिमोरेजिन। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं है इतनी बार, बट आप याद कर सकते हैं। ठीक है। आलू का हरा रंग जो होता है ये होता है सोलेनिन। ठीक है। मिर्च का लाल रंग जो होता है कैप्सेंथिन। ठीक है, आगे देखते हैं। मिर्च का जो लाल रंग होता है कैप्सेंथिन हो गया। गाजर का लाल रंग ये एंथोसाइनिन। देखिए गाजर का जो अभी एक क्वेश्चन आया था आपका ये नारंगी रंग, तो कैरोटीन। अगर पीला रंग आएगा तो ये कैरोटीनॉइड्स, ये हो जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है। तिलहन में पूछेंगे तो ये केराटिनॉइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपका ये है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और जहाँ आपको कोई सुझाव देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।